हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसा प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो क्लास में आज लास्ट तक बने रहना। उससे पहले अगर चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए, फिर देखते हैं कितना सही कर पाते हो आप। फटाफट से लगाइएगा आंसर। देखिए पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यानी अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमॉर्फस सॉलिड पूछा गया है। एमॉर्फस सॉलिड कौन कौन से हैं, तो मैं बता दूं जिनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है वो वे सारे क्रिस्टल होते हैं, और जिनकी नहीं होती है वे सारे अक्रिस्टल होते हैं। तो देखिए ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड। तो क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से बताइए। देखिए क्रिस्टल होता है ग्रेफाइट, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड, लेकिन ये अक्रिस्टल यानी एमॉर्फस सॉलिड, क्वार्ट्ज ग्लास, रबर, प्लास्टिक, स्टार्च, ये सारे के सारे अक्रिस्टल होते हैं। तो देखिए यहाँ क्वार्ट्ज ग्लास दिया गया है, ये अक्रिस्टल हैं। तो ध्यान में रखिएगा जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है वे सारे के सारे क्रिस्टल होते हैं, और जिनकी नहीं होती है वे अक्रिस्टल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं क्वार्ट्ज ग्लास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी चैट सेक्शन में इसका आंसर लगाते चलिएगा। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है, फटाफट से लगाएंगे आप सभी इसका आंसर। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर और जिंक। क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। क्या सिलिकॉन हो जाएगा इसका, जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे आप सभी, सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल का प्रासरणी दाब कितना होता है। अब बताओ जी, समुद्री जल का प्रासरणी दाब कितना होता है। 30 एटीएम, 10 एटीएम, 20 एटीएम या फिर 1 एटीएम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 एटीएम। एटीएम एटमॉस्फेयर होता है, तो 30 एटीएम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 30 एटीएम समुद्र जल का प्रासरणी दाब लगभग 30 एटीएम होता है। ओके चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान। ओके शुद्ध जल का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मान पूछा गया है। ओके 1437। क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। क्या सही जवाब 7 हो जाएगा, लेकिन इसका सटीक मान जो है टेम्परेचर पर निर्भर करता है, इसीलिए 7 लगा लेंगे, क्योंकि सटीक मान लगभग में 7 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण पूछा गया है। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण बताएंगे आप सभी। 4 ऑप्शन दिया गया है। इस प्रकार एग्जाम में भी आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें कि एक ऑप्शन सही है और उसको आप सही करोगे। चलिए बताएंगे आप सभी 5 नंबर सवाल का। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा क्वथनांक का उन्नयन। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म 4 ही होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और प्रासरणी दाब। ओके ध्यान में रखना है इन सारी बातों को। लो जी, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। हिमांक का अवनमन ये तो अभी मैंने बताया, क्वथनांक का उन्नयन, प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये कहाँ से आ गया जी। ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रासरणी अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन ये भी है, तो ये प्रकाशीय क्रियाशीलता ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रकाशीय सक्रियता यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो आप सभी, करेक्ट हो जाएगा। प्रासरणी दाब बढ़ता है कब, जब तापक्रम बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तापक्रम बढ़ेगा तो प्रासरणी दाब भी बढ़ेगा। ध्यान में रखना इन सारी बातों को। 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। 8 नंबर सवाल क्या है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो इसका कारण क्या है। ओके बताइए आप सभी, क्या होगा इसका सही जवाब। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन। ओके हिमांक का अवनमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखना ये सारा क्वेश्चन।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने बहुत ही मेहनत करके इन सारी क्वेश्चन को निकाला है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? अवकारक पदार्थ पूछा गया है। 9 नंबर सवाल ये होता है आयोडीन। क्या? आयोडीन हो जाएगा I2। ओके, ध्यान में रखना है, ये सबसे शक्तिशाली अवकारक पूछा गया है। अवकारक है आयोडीन, लेकिन ऑक्सीकारक भी पूछा गया है। देखो भाई नीचे अवकारक दूसरे साल और ये ऑक्सीकारक भी पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में कौन सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ है? 10 का क्या होगा? फ्लोरीन। F2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना, ऑक्सीकारक पूछे तो फ्लोरीन हो जाएगा, अवकारक पूछे तो आयोडीन हो जाएगा। ध्यान में रखना है। ओके, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ओके, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो आप सभी, तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, और याद कर लो ये सारे प्रश्न को, मैं बता रहा हूँ, इसका हो सके तो नोट्स भी बना लेना, नहीं तो इसको याद करते चलो क्लास में ही और आंसर लगाते चलो अच्छे से। एक फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलम्ब। लेकिन दो 96,500 ए में और सी में, तो लगभग में 96,500 कूलम्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर इस प्रकार का ऑप्शन दिया रहे तो ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि लगभग में होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछा गया है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो वो होता है ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लगाते चलेंगे आप सभी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई पूछा गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है सेकंड इनवर्स। तो कहाँ है सेकंड इनवर्स? ऑप्शन ए में दिया गया है। कभी कभी S-1 यानी S इनवर्स भी रहता है, ध्यान में रखिएगा। कभी हिंदी में भी सेकंड इनवर्स रहता है, ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। ओके, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त है। ओके, K(A²B). तो इस प्रकार अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो पहले जान लेते हैं कि ये कोटि होती क्या है। तो फटाफट से एक बार लगाएंगे आप सभी। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के जो योगफल होता है उसको अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो ये घात जो है यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 + 1 बराबर कितना होगा? 3। 3 देखो कहाँ है? ऑप्शन बी लगा लो जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर करेगा? रे भाई साहब जल्दी बताओ आप सभी, फटाफट से लगाइए। 16 नंबर का क्या होगा सही जवाब? सक्रिय भार पर। सक्रिय भार हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सक्रिय भार पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजे अवक्षेप को कोलॉइड में बदला जा सकता है। ओके, तो ये होता है पेप्टाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से लगाइए। देखिए 17 नंबर सवाल को भी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। फटाफट से आप सभी, एनर्जी नहीं दिख रहा है आप सभी में, फटाफट से लगाओ भाई, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो। फटाफट से लगाओ। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान में रखना है। अपमार्जक को क्या कहते हैं? अपमार्जक को क्या बोलते हैं? 19 नंबर सवाल है। अपमार्जक को क्या बोलते हैं? पृष्ठ सक्रियन। पृष्ठ सक्रियन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से लगाइए आप सभी आंसर। एंजाइम का मुख्य स्रोत क्या है? एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है? लगाएंगे आप सभी। 20 नंबर सवाल का जवाब होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या हार्मोन्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम का मुख्य स्रोत या अवयव प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलॉइडी कणों का
गमन क्या कहलाता है? बताएंगे आप सभी। विद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत कण संचलन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलॉइडी कणों का गमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जिंक ब्लेड का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? जिंक ब्लेड का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि या फिर फेन प्लावन विधि या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगाइए आप सभी। 22 नंबर सवाल का होगा फोन फ्लोटेशन मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फेन उत्प्लावन विधि, फोम फ्लोटेशन मेथड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, विद्युत विच्छेदन का विधि द्वारा हम लोग कॉपर का शुद्ध करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पढ़े हो ना विद्युत विच्छेदन का नियम। चलिए आगे चलते हैं। कॉपर पायराइट किसका अयस्क है? कॉपर पायराइट अयस्क है, कॉपर का ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर पायराइट कॉपर का ही अयस्क है। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। ओके, तो कॉपर का अयस्क होगा। देखो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्पेल्टर क्या है? स्पेल्टर इम्प्योर जिंक होता है। इम्प्योर यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इम्प्योर जिंक स्पेल्टर। स्पेल्टर का हिंदी और इंग्लिश सेम होता है, ध्यान में रखना है। HCl की खोज किसने की थी? ये भाई आप सब बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगाओ क्या होगा इसका सही जवाब? HCl की खोज किसने की थी? फटाफट से 26 नंबर की ओर बढ़ गए हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड की खोज किसने की थी? ग्लेवर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी लगा दो जी, ग्लेवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है? 27 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है? देखो पी खंड का तत्व 13 से 18 तक के बीच होता है। तो ये तीनों जो है 13 से 18 तक का बीच होगा, लेकिन ये बेरियम जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बेरियम जो है ग्रुप 2 का है एलिमेंट, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो ये ग्रुप 2 का एलिमेंट तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, लोहे का मुख्य अयस्क पूछा गया है। अगर लोहे का अयस्क पूछता तो हम लोग इनमें से सभी लगा देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुख्य अयस्क होगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हेमेटाइट। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? पारा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पारा। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन होता है अपर रूप हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन और ओजोन है अपर रूप, ध्यान में रखना है, अपर रूप सही हो जाएगा। चलिए ये सारे याद करने वाले हैं, याद कर लीजिए आप सभी। XeF4 का आकार होता है वर्ग समतलीय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ग समतलीय। चलिए आगे। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? आयोडीन समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है आयोडीन। 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ गए। कितना स्पीड किए, फटाफट से इसको याद कर लीजिए आप सभी, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी आएगा, तो ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 32 का। ओके, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज क्या होगा? नॉन मेटल, अधातु हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 जी ऑप्शन ए में दिया गया है। 34 नंबर सवाल का होगा HNO3, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक में ओके एलिमेंट उपस्थित होना चाहिए। कौन सा तत्व उपस्थित होगा कार्बनिक यौगिक में? तो कार्बन ही उपस्थित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में
कार्बन उपस्थित होना बहुत जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दो जी आप सभी। तो अब बताएंगे आप सभी कितना सही हुआ और आप सभी का कितना गलत हुआ। तो इसके बाद आप सभी कमेंट करके बताओ, क्लास के बाद फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। आज हम सबका कमेंट देखने वाले हैं कौन कितना सही किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मन लगा के पढ़िए एंड जय हिंद, वंदे मातरम।